नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बुरी तरह फंस गई हैं शहला रशीद। बहुत ऊंचा उड़ रही थी, उड़ान बहुत ऊंची भर ली थी, लेकिन अब जमीन पर गिरने की बारी आ गई है। उसके पिता अब्दुल रशीद ने शैला को आतंकवादियों के साथ काम करने वाली आतंकवादी करार दे दिया है और उस पर बहुत ही संगीन आरोप भी लगाए हैं। वो बात अलग है कि शैला ने अपने पिता को दुष्ट बताते हुए उल्टा उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और किस बेशर्मी के साथ ट्विटर पर सफाई देते हुए अपने पिता को बायोलॉजिकल फादर करार दे दिया। अब देखना तो ये होगा कि आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद उसके पिता का इंटरव्यू लेने वाले लुटियन गैंग के पत्रकार क्या शहला के बायोलॉजिकल पिता का दुख दर्द जानने समझने के लिए उसका इंटरव्यू करेंगे। वैसे देखा जाए तो शैला रशीद पर लगे इन आरोपों में कुछ भी नया नहीं है। बस फर्क ये है कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने के बावजूद उसे अभी तक किसी ने सीधे तौर पर आतंकवादी नहीं ठहराया था। वैसे शहला का इतिहास इस बात का गवाह है कि पैसों का गबन वो पहले भी करती रही हैं, सेना को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा वो पहले भी चलाती रही है, देशद्रोहियों के साथ खड़े होना, उनकी पैरवी करना और संसद पर आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादियों की तारीफों के पुल बांधना, हर कोई उसकी इन हरकतों से वाकिफ है। लेकिन इस बार उसके पिता ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों ने उस बहस को फिर से हवा दे दी है कि कैसे आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में अब भी देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले अलगाववादी नेताओं को विदेशों से करोड़ों की फंडिंग मिल रही है। इसके लिए कैसे पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैजल के साथ मिलकर शैला रशीद ने जम्मू कश्मीर पीपल्स फ्रंट नाम की एक पार्टी तक बना ली। सवाल यह है कि क्या इस पार्टी का गठन भी देश विरोधी प्रोपेगेंडे को चलाने के लिए ही किया गया था? क्या शैला के चेहरे पर लगा मुखौटा उसके पिता ने ही उतार फेंका है? इस खुलासे ने तो टुकड़े टुकड़े बिरादरी, लुटियन गैंग और खान मार्केट जमात और घाटी के अलगाववादी संगठनों की सांठगांठ पर से भी पर्दा उठा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है? अरे भाई, ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई ही तो हैं। किसी को देश के खिलाफ आर्टिकल लिखने की एवज में फंडिंग मिलती है, किसी को देश के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए फंडिंग मिलती है, किसी को देश के अंदर दंगे करवाने के लिए फंडिंग मिलती है, किसी को देश के अंदर सीएए के नाम पर शाहीन बाग बसाने के लिए फंडिंग मिलती है, किसी को किसान आंदोलन के नाम पर सरकार की नीतियों को बदनाम करने के लिए फंडिंग मिलती है। ये बातें भी नई नहीं है, लेकिन शैला रशीद के मामले में हुए खुलासे ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के बाद चल रहे देश विरोधी प्रोपेगेंडे की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। कैसे एक एक्टिविस्ट के नाम पर, एनजीओ चलाने के नाम पर, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के नाम पर, मानवाधिकारों की ठेकेदार के नाम पर शैला रशीद करोड़ों कमा रही है और प्रॉपर्टी बना रही है। अगर वो नौकरी नहीं कर रही है और एक एनजीओ ही चलाती है तो फिर उसके पास करोड़ों की रकम बैंक खातों में कैसे आई? यही सवाल उसके पिता ने उठाया है। कमाल तो यह है कि जिस शैला रशीद पर साल भर पहले सेना को बदनाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का केस दर्ज किया था, अब उसी शैला के पिता अब्दुल रशीद ने अपनी बेटी पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। अब्दुल रशीद ने यह भी कहा है कि उन्हें 3 करोड़ का पैकेज ऑफर किया गया था ताकि वो शैला के रास्ते की रुकावट ना बने, वो उसे इन देशद्रोही लोगों के साथ काम करने दे, और ये फंडिंग अमेरिका से हो रही थी। उन्होंने बताया कि इसमें जहूर बटाली, पीरजादा और पूर्व आईएएस शाह फैजल शामिल हैं। रशीद ने कहा कि शाह फैजल 2 साल की लीव पर अमेरिका पढ़ाई के लिए गया था और वहीं पर इस तरह की पार्टी को लेकर सारी योजना, सारी प्लानिंग तैयार की गई थी। शैला के पिता ने टेरर फंडिंग और हवाला फंडिंग के बारे में कहा कि जहूर बटाली के कहने पर ही शैला इस पूरे खेल का हिस्सा बनी, और फिर जब उन्होंने विरोध किया तो इन सब लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि जहूर बटाली पर तो पहले ही आतंकवादियों को फंडिंग करने का आरोप लग चुका है और वो इस वक्त रशीद इंजीनियर के साथ एनआईए की कस्टडी में है। यानी साफ है कि शाह फैजल और शैला रशीद इस पार्टी की आड़ में कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के साथ साठगांठ करके कश्मीर के मुद्दे को इतनी हवा देना चाहते थे कि ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से जिंदा हो जाए। इसी मकसद से ये पार्टी वजूद में आई थी। ये वही शाह फैसल है जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पीस नोबेल पुरस्कार देने की वकालत की थी।
और अब ये जनाब अपनी पार्टी को खत्म करके राजनीति को अलविदा कहकर फिर से आईएएस के तौर पर नौकरी करने की फिराक में है। इस पूरे खेल पर शैला के पिता ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को भी एक लंबा चौड़ा पत्र लिखकर शैला के खातों और प्रॉपर्टी समेत पूरे मामले की जांच पड़ताल की मांग की है। वैसे शैला के पिता ने उस पर देशद्रोह का जो आरोप लगाया है उसमें भी नया कुछ नहीं है। शैला रशीद का तो इतिहास भी इसी तरह का ही रहा है। ये वही शैला रशीद है जिसे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इतनी मिर्ची लगी थी कि उसने सेना को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर जमकर अफवाहें फैलाई थी। ट्विटर पर एक के बाद एक 10 ऐसे ट्वीट कर डाले थे जिनमें ये दावा किया गया था कि घाटी में सेना वहां के आम लोगों पर अत्याचार कर रही है। हालांकि सेना ने इन सारे ट्वीट्स को फेक न्यूज करार दिया था और इसके बाद शैला रशीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह का केस भी दर्ज किया था। अब आप खुद ही सोचिए कि इस तरह के ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाकर शैला रशीद किसका उल्लू सीधा कर रही थी, किसके एजेंडे पर काम कर रही थी? क्या ये सारी कवायद वो मानवाधिकार की एक्टिविस्ट होने के नाते कर रही थी क्योंकि उसे लोगों के अधिकारों की बड़ी फिक्र थी? तो ये आपकी गलत फहमी है। वो अपने आकाओं के इशारे पर ही आर्टिकल 370 के हटाए जाने के मुद्दे को मानवाधिकारों से जोड़कर भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने के एजेंडे पर काम कर रही थी। क्या बिना फंडिंग के वो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चला रही थी? ये सोचने वाली बात है। सबसे मजेदार तथ्य तो यह है कि उस वक्त शैला रशीद, टुकड़े टुकड़े गैंग और ये लुटियन जमात सबके सब पाकिस्तान के एजेंडे पर और अलगाववादियों के इशारे पर ही तो काम कर रहे थे। आर्टिकल 370 पर जिस तरह की बयानबाजी और आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में छापे गए थे उनमें और पाकिस्तान की जुबान में कहीं कोई फर्क नहीं था। यही नहीं, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता भी यही जुबान बोल रहे थे। वो भी तो अपने फायदे के लिए ही ये सारी कवायद कर रहे थे। 2016 में जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के लिए खालिद उमर और कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया था, तब भी शैला रशीद ने उनके पक्ष में एक मुहिम चलाई थी। उस वक्त वो जेएनयू छात्र संघ की उपाध्यक्ष थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह और कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, इस तरह के नारे लगाने वालों के साथ वो खड़ी थी। उसके बाद खालिद उमर और कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया था। तो इन देशद्रोहियों को शैला रशीद ने हर मंच पर डिफेंड किया था। तमाम चैनल्स पर वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर छाती पीटती नजर आई थी। क्या ये देश प्रेम का काम था? तब तो ये सारी लुटियन जमात और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, आनंद शर्मा तक जेएनयू कैंपस के चक्कर काटते नजर आए थे। इन लोगों ने भी इस मुद्दे को अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ जोड़कर केंद्र की सरकार को तानाशाह सरकार बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। शैला रशीद भी इसी प्रोपेगेंडे का अहम हिस्सा थी। आपको याद दिला दूं, शैला रशीद ने तो 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की जमकर तारीफ की थी और इस हमले के दोषी अफजल गुरु में तो उसे हीरो दिखता था। उसकी तो वो बहुत बड़ी मुरीद थी। यानी ये उन पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ खड़ी थी जिन्होंने देश के संविधान पर, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। कठुआ रेप कांड के नाम पर कैसे शैला ने अपनी जेब भरी थी, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। यूं तो वो खुद को महिलाओं की पैरोकार बताती हैं, पर कठुआ रेप कांड में तो उसने पीड़ित परिवार को ही लाखों का चूना लगा दिया। शैला ने सामाजिक कार्यकर्ता बनकर पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने के नाम पर करीब 40 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, लेकिन ये पैसा पीड़ित परिवार तक कभी पहुंचा ही नहीं। उस पर लाखों के गबन का आरोप खुद पीड़ित परिवार ने ही लगाया था। उस वक्त भी इस मुद्दे पर जमकर बवाल मचा था। लोगों ने ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर शैला को घेरा था, पूछा था कि उस रकम का क्या हुआ, कहाँ हैं वो पैसे, क्यों वो पीड़ित परिवार तक नहीं पहुंचे। एक दुखी गरीब परिवार के पैसे हड़पने में शैला को कतई शर्म भी नहीं आई। टुकड़े टुकड़े गैंग हो, लुटियन गैंग हो या घाटी में सक्रिय अलगाववादी नेता हो, ये सारे के सारे पाकिस्तान और विदेश से घाटी में ऑपरेट करने वाले अलगाववादी संगठनों के इशारे पर ही देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। अब अगर घाटी में पत्थरबाजों को पैसे मिलते हैं तो इस तरह का देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले क्या फ्री में, फोकट में ये सारा काम कर रहे होंगे? लुटियन गैंग के सारे पत्रकार जो विदेशी मीडिया में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले आर्टिकल्स लिखते हैं, क्या वो सब बिना पैसे के इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? शैला के पिता ने इस मामले को हवा देकर
पूरी टुकड़े टुकड़े जमात और लुटेन गैंग की फंडिंग और प्रॉपर्टी की पड़ताल की तरफ एक बड़ा इशारा कर दिया है। जाहिर है अब ये सारी जमात भी निशाने पर आ चुकी है, इनकी मोडस ऑपरेंडी भी सामने आ गई है। दरअसल शैला वहां पर मानवाधिकारों के हनन के नाम पर ट्वीट करेगी तो ये जमात अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर उन्हीं ट्वीट्स की बिना पर बड़े बड़े देश विरोधी आर्टिकल्स लिख डालेंगे और फिर उन्हें 500 से लेकर $1,500 में बेच देंगे। अब इस काम के लिए भी तो फंडिंग मिलती है। पाकिस्तान हो या फिर चीन हो, पैसा तो यहीं से आता है। चीन कैसे लुटेन गैंग समेत कांग्रेस को फंडिंग करता आ रहा है, इसका खुलासा भी हो चुका है। अब जाहिर है शहला रशीद की कमाई पर हुए इस खुलासे के साथ ही पूरी लुटेन बिरादरी की कमाई, उनके खाते और उनकी प्रॉपर्टी भी शक के दायरे में आ गई है। लेकिन इस खुलासे के साथ बात अब ये भी होनी चाहिए कि जेएनयू में देश के पैसे पर, आम लोगों के टैक्स के पैसे पर शहला रशीद, उमर खालिद, शर्जील इमाम, कन्हैया कुमार जैसी सोच वाली जमात को आखिर कब तक बेलगाम दौड़ने दिया जाएगा। अब इस सोच पर लगाम लगाने का वक्त भी आ गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।